हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? बेटा हम लोग अपनी 12th क्लास की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और आप सबको मेरे साथ एक कसम खानी है कि हम लोग 100 मार्क्स लेके आएंगे। ठीक है बेटा, प्रॉमिस करो कि हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं? 100 मार्क्स लेके आने हैं। मैं आपको बताऊंगा 12th क्लास के अंदर 100 मार्क्स बहुत इजीली आ सकते हैं। बहुत सारे हमारे पास कई बार डाउट होते हैं कि सर कुछ चैप्टर्स जो हैं जैसे कंपनी अकाउंट्स के अंदर बहुत टफ चैप्टर्स हैं, तो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा जो कंपनी अकाउंट्स है वो सबसे ज्यादा इजी है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है जी, तो जर्नी स्टार्ट करते हैं हमारी 12th क्लास की। ऑल द बेस्ट। तो बेटा हमें कितने मार्क्स स्कोर करने हैं? 100 मार्क्स हमें स्कोर करने हैं अकाउंटेंसी के पेपर में, और 100 मार्क्स लाने के लिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है आपको पता है इसमें फंडामेंटल्स है। फंडामेंटल्स की जो मार्किंग स्कीम है बेटा वो चेंज हो गई है। पहले 10 मार्क्स हुआ करती थी, अब 5 से 6 नंबर का ये चैप्टर आता है। शेयर्स हम पढ़ेंगे, शेयर्स 18 मार्क्स का आएगा, मेरा फेवरेट चैप्टर है। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, सबसे आसान चैप्टर है। डिवेंचर्स पढ़ेंगे, 7 मार्क्स कैरी करेगा। तो बेटा सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंडामेंटल्स। ठीक है जी, जो कि 6 नंबर का होगा। 2 नंबर की थ्योरी आएगी, 4 नंबर का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आज की क्लास में मैं थ्योरी करवाऊंगा, उसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। सबसे पहले बेटा यहां से स्टार्ट करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है? तो सेक्शन 4 अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेक्शन 4 बोलता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बेटा जब भी हमें ये देखने को मिलता है पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो बेटा एक्ट का मतलब होता है कानून। जैसे कंपनीज एक्ट बना हुआ है, जैसे हम लोग कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो बेटा उसके लिए भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना है। बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से पार्टनरशिप करने के लिए एक कानून बना हुआ है जिसका नाम क्या है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। और बेटा जितने भी हम कानून पढ़ते हैं सब में क्या लिखा होता है? सेक्शन। आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे उसमें भी आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेक्शन नहीं, उसमें आर्टिकल्स पढ़े जाते हैं। ठीक है जी, तो पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन क्या है देखते हैं। तो बेटा सेक्शन 4 बोलता है पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बेटा इसमें एक एक वर्ड का मतलब है। उसने बोला पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिलेशन है। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में रिलेशन है? बिटवीन द पर्संस। तो मैं आपको यहाँ पे मतलब बताऊंगा कि पर्सन का मतलब क्या है। कई लोग क्या करते हैं बेटा, बस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं पर्सन होना चाहिए, वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, बिजनेस होना चाहिए, सारे पार्टनर्स मिलके बिजनेस करें, या 3 पार्टनर है एग्जांपल के लिए और तीनों में से एक एक्टिवली काम कर रहा है तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। बट ये गलत मीनिंग है। हमें इसमें एक एक वर्ड को जानना होगा। पर्सन्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, बिजनेस का मतलब क्या है, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे पर्सन्स का मतलब क्या है। ठीक है जी, देखो बेटा यहां पे वर्डिंग लिखी है पर्सन्स। अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो उसने साफ साफ बोला पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि पर्सन्स का मतलब क्या है। तो हम पर्सन का मतलब किस तरीके से जानेंगे? सबसे पहले तो ये मुझे बताओ पर्सन का मतलब यहां पे हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक अंडर द एक्ट। अंडर द एक्ट मतलब पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट बोलता है मिनिमम पार्टनरशिप करने के लिए 2 लोग चाहिए। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है बेटा कि मिनिमम पार्टनरशिप करने के लिए कितने लोग चाहिए? 2 लोग। तो बेटा आपको पता होना चाहिए ये चीज कहां पे लिखी है। तो बेटा ये बात लिखी है सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 4 कहता है कि पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम कितने लोग होने चाहिए? 2 लोग होने चाहिए।
उसके बाद ये बात आती है कि सर ये बताओ कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। हाँ जी, अगर मुझे अपनी पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं। तो कई बच्चे बोलते हैं सर 10 इन बैंकिंग बिजनेस, 20 इन अदर बिजनेस। तो बेटा मैं आपको एक चार्ट दिखाना चाहूंगा, ये सब अब चेंज हो गया है, अब 10 और 20 तो रह ही नहीं गया। देखो बेटा ध्यान से, मैंने पीपीटी बना रखी है। तो पार्टनरशिप फर्म अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहती है मिनिमम 2 पार्टनर हो सकते हैं। मतलब अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। बात समझ में आ रही है। पर बेटा जो मैक्सिमम लिमिट थी पहले 10 और 20 की, अब वो हट गई है, डिलीट हो गई है, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर बेटा चेंज आ गया है। कौन से सेक्शन में चेंज आया है सर, नया एक्ट आया, क्योंकि सर इससे पहले कंपनीज एक्ट 1956 था। तो बेटा अब कंपनीज एक्ट 1956 नहीं रहा, अब ये एक्ट अमेंड हो गया और नया एक्ट बन गया कंपनीज एक्ट 2013। उसके सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, पर आप 100 तक नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि मैक्सिमम आपकी पार्टनरशिप फर्म के अंदर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 50। मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, बेटा हमारी पार्टनरशिप फर्म है, हमारी क्या है, पार्टनरशिप फर्म है, तो वो पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होगी और एलएलपी एक्ट से गवर्न होगी। पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम 2 लोग चाहिए, और मैक्सिमम पहले 10 और 20 की लिमिट थी, बट कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 464 बोलता है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि आपकी पार्टनरशिप फर्म में 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप 50 लिख के आएंगे, 100 आप लिख के नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपको अपनी पार्टनरशिप फर्म के अंदर 100 पार्टनर्स करने हैं तो बेटा आपको प्रायर अप्रूवल लेनी होगी एमसीए की। प्रायर अप्रूवल किसकी लेनी होगी, एमसीए की। बेटा एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बेटा ये पापा जी हैं कंपनीज के। जैसे बैंक्स के पापा कौन है, आरबीआई। बैंक्स के पापा कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनके पापा कौन है बेटा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है, आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो हर किसी के बेटा क्या होते हैं, पापा होते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे बताया गया कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 464 में कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और ये बात रूल 10 में इन्होंने लिख के दी। ये बात इन्होंने कहां पे लिख के दी है, रूल 10 में इन्होंने लिख के दी है। हाँ आप 100 भी कर सकते हो, बट इसके लिए आपको प्रायर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की क्या लेनी होगी, अप्रूवल लेनी होगी। दूसरी तरफ हम चलते हैं कि जो हमारी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं। तो बेटा मिनिमम वहां पे भी 2 ही पार्टनर है, क्योंकि कोई भी किसी को भी पूरे हिंदुस्तान में पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम कितने लोग चाहिए, 2 लोग चाहिए। पर मैक्सिमम के लिए क्या है, कोई लिमिट नहीं है। तो एलएलपी एक्ट के अंदर मैक्सिमम के लिए कोई लिमिट नहीं है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बेटा देखो जो हमारी पार्टनरशिप फर्म है, तो पार्टनरशिप एक्ट में बच्चे का क्वेश्चन है कि सर पार्टनरशिप एक्ट में और एलएलपी एक्ट में डिफरेंस क्या है। बेटा जो हमारी पार्टनरशिप होती है उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। और एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो एलएलपी नाम से बेटे देखो पता लग रहा है लिमिटेड लायबिलिटी, तो पार्टनर्स की यहाँ पे एलएलपी एक्ट के अंदर लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। इतनी बात समझ में आ गई। देखें जी आगे, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि सर पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं बेटा, 2। मिनिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। और मैक्सिमम, तो सर मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464, अंडर सेक्शन 464 read with rule
10। कौन सा रूल बना हुआ है बेटा इसके लिए? रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। तो यहां पे क्या बोला गया? यहां पे बोला गया कि मैक्सिमम कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितने पार्टनर्स हो सकते हैं? 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। और कौन से सेक्शन में ये बात लिखी है? सेक्शन 464 में। और साथ में आपको एक रूल पढ़ना होगा, रूल 10 कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। हाँ, अगर आपको, क्या आप 100 लोग मिलके आपस में क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं? क्या 100 लोग मिलके आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ जी, कट कर दो। क्या 100 लोग मिलके आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं? तो आंसर है जी यस, कर सकते हैं। बट इसके लिए पार्टनरशिप फर्म को प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। किसकी? हाँ जी, प्रायर अप्रूवल किसकी लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। प्रायर अप्रूवल किसकी लेनी होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल लेनी होगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा ये पावर डेलीगेट कर रखी है एमसीए को, जो मैं आपसे कह रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो लॉ में लिखा सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट उसने ये पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? एमसीए को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो मैंने बेटा बताया था हर किसी के पापा होते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। तो बेटा एलएलपी एक्ट, दूसरी तरफ हमारे पास कौन सा एक्ट है? एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके अकॉर्डिंग भी मिनिमम अगर पार्टनरशिप करनी है तो 2 पार्टनर, और मैक्सिमम कितने? अनलिमिटेड। तो मैक्सिमम यहाँ पे अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे जो लिमिट है मैक्सिमम की वो अनलिमिटेड है। इतना समझ में आया या नहीं आया? तो सर समझ में आ गया। अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो मिनिमम 2 लोग चाहिए। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग 50 तक जा सकते हैं। और अगर हम 100 की पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो सर उसके लिए प्रायर अप्रूवल हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट कर रखी है एमसीए को। और एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड। आगे चलते हैं। तो बेटा यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि हमें पार्टनरशिप फर्म के लिए अगर हमें अपनी पार्टनरशिप फर्म बनानी है तो कितने पर्सन्स होने चाहिए। अब दूसरा आता है कि यहाँ पे पर्सन्स का मतलब क्या है? क्या नेचुरल पर्सन ही पार्टनरशिप कर सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पे पर्सन का मतलब क्या है? क्या नेचुरल पर्सन्स ही मिलके आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं? नो सर, आर्टिफिशियल पर्सन भी, जो आर्टिफिशियल पर्सन्स हैं वो भी आपस में मिलके क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे पर्सन्स लिखा है, कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि नेचुरल पर्सन ही आपस में मिलके क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल पर्सन भी बेटा आपस में मिलके क्या कर सकते हैं? पार्टनरशिप। अगर बेटा नेचुरल पर्सन्स आपस में मिलके पार्टनरशिप करते हैं तो हम लोग जनरली उनको कहते हैं कि उन्होंने अपनी क्या की है? पार्टनरशिप की है। उन्होंने अपनी क्या की है? पार्टनरशिप की है। और ये पार्टनरशिप वो लोग पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं 1932, या एलएलपी एक्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं 2008। इतनी बात समझ में आ रही है? बेटा ज्यादातर देखने को मिलता है जब आर्टिफिशियल पर्सन्स आपस में पार्टनरशिप करते हैं, जैसे आपने सुना होगा अब तो हीरो मोटोकॉर्प हो गया, बट पहले हीरो होंडा था। तो हीरो और होंडा ने मिलके आपस में क्या कर रखा था? ज्वाइंट वेंचर कर रखा था। आपस में मिलके क्या कर रखा था बेटा? ज्वाइंट वेंचर कर रखा था। बात समझ में आ रही है? बट बेटा ज्वाइंट वेंचर के लिए इंडिया में कोई लॉ नहीं है, मतलब कि इसको आप किसी लॉ से गवर्न नहीं करते, ना ही ये पार्टनरशिप एक्ट से गवर्न होता है 1932 से, और ना ही ये लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008 से गवर्न होता है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया हीरो होंडा का, अभी आप एग्जांपल मारुति सुजुकी का भी ले सकते हैं। इन्होंने आपस में ज्वाइंट वेंचर किया हुआ है। ये लोग बेटा एज अपने आप को
एसोसिएशन ऑफ पर्संस, एओपी के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करवाते हैं। वो आपके सिलेबस में नहीं है। जब बेटा आप बीकॉम ऑनर्स में आएंगे, जब आप 100 मार्क्स लेके आएंगे और आपका एसआरसीसी का एडमिशन, एसआरसीसी कॉलेज के अंदर एडमिशन होगा, तब आपको बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने को मिलेगा ज्वाइंट वेंचर। तो उस दिन आपको बताया जाएगा कि पार्टनरशिप में और ज्वाइंट वेंचर में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा पार्टनरशिप तो क्या है कि सर दो लोग मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके आपस में क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जिसके अंदर उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड भी हो सकती है और उनकी लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है। पर जो ज्वाइंट वेंचर है बेटा, ये भी एक पार्टनरशिप है, ज्वाइंट वेंचर भी एक पार्टनरशिप है। पर ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या होता है कि सर किसी एक कॉमन पर्पस के लिए, किसी एक कॉमन वेंचर के लिए हम दोनों ने मिलकर आपस में क्या की है, पार्टनरशिप की है। एग्जाम्पल के लिए बेटा एक आदमी है वो बिल्डिंग बनाता है, दूसरा आदमी भी बिल्डिंग बनाता है, दोनों को एक टेंडर मिल जाता है बिल्डिंग बनाने का, तो उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, बिल्डिंग बनाना। जैसे ही वो बिल्डिंग बन जाएगी उनका ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं ज्वाइंट वेंचर इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, बट ज्वाइंट वेंचर का मतलब क्या है कि सर ये कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है, कॉमन पर्पस के लिए ज्वाइंट वेंचर किया जाता है। और पार्टनरशिप क्या होती है, गोइंग कंसर्न होती है, लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, हमेशा चलती रहती है। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो यहाँ पे पर्सन्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। तो नेचुरल पर्सन्स भी पार्टनरशिप कर सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। क्या बेटा यहाँ पे पर्सन्स का मतलब खत्म हो गया? नहीं। अब देखो तो बेटा ये हमारा चार्ट नंबर 3 है पर्सन्स के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे पर्सन्स का मतलब मैंने आपको बताया नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी पर्सन हो सकता है। बट बेटा यहाँ पे क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर माइनर पार्टनर बन सकता है क्या? हाँ जी, क्या हमारी पार्टनरशिप फर्म में माइनर पार्टनर बन सकता है? माइनर कौन होता है बेटा? जिसकी एज लेस देन 18 इयर्स होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? माइनर्स। कैन माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? तो आंसर आएगा बेटा यस, माइनर पार्टनर बन सकता है। बट यहां पे क्या है बेटा, एक एक्सेप्शन है। यहां पे क्या है, एक एक्सेप्शन है। किसके अकॉर्डिंग बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बेटा एक और कानून है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है 1872। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ओनली फॉर प्रॉफिट, ओनली फॉर शेयरिंग प्रॉफिट। तो माइनर जो पार्टनर बनेगा वो किस चीज को शेयर करने के लिए? प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, नॉट फॉर लॉसेस। तो लॉसेस बियर नहीं करेगा, जो लॉसेस है वो माइनर बियर नहीं करेगा। तो माइनर पार्टनर तो बन सकता है बट वो लॉसेस बियर नहीं करेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटा ऐसा इसलिए है क्योंकि पार्टनर बनने के लिए अगर किसी भी पर्सन को, अगर मान लो ये भाई साहब पार्टनर बनना चाहते हैं, अगर ये भाई साहब क्या है, पार्टनर बनना चाहते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्या चेक करना होगा बेटा कि क्या ये पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा हमें ये चेक करना होगा कि क्या ये पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो कानून में लिखा है। कौन से कानून में लिखा हुआ है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में लिखा हुआ है सेक्शन 11 में कि माइनर ओनली प्रॉफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लॉसेस के लिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई माइनर किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनना चाहता है, बन तो सकता है, तो प्रॉफिट होगा तो उसे मिलेगा, पर लॉस होगा तो वो बियर नहीं करेगा। और अगर कोई लायबिलिटी अराइज होती है तो वो भी वो बियर नहीं करेगा। बेटा वो ओनली बस बेनिफिट्स शेयर करेगा,
अगर कुछ भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो उसमें उसका कोई भी पार्ट नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, इस कानून का सेक्शन 11 मना करता है। बात समझ में आ गई? देखो जी इससे क्या निकल के आता है। तो बेटा अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो पार्टनर बन सकते हैं। तो कहानी ये है कि अगर किसी भी पर्सन को किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बनना है तो बेटा दो बातें होंगी, या तो वो पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा, या तो वो पर्सन क्या होगा, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, और या तो वो पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, या तो वो पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो या तो वो पर्सन बेटा कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा और या तो वो पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर वो पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या बन सकता है, पार्टनर बन सकता है। अब कौन कौन से लोग हैं जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मतलब कि कौन कौन से लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। तो फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस, फॉलोइंग are the exceptions who cannot become partner in a partnership firm। तो बेटा ये फॉलोइंग पर्सन्स हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। तो फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस हु कैन नॉट बिकम द पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। नंबर 1, अगर आप देखेंगे कई किताबों के अंदर भी लिखा है माइनर। नंबर 2, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। नंबर 3, पर्सन disqualified by any law, person disqualified by any law। तो बेटा कई बहुत सारी बुक्स में लिखा है, अगर आप टीएस, डीके, तुलसियान में देखोगे तो साफ साफ लिखा है कि माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। बट मैंने आपको बताया सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, 1872 के अकॉर्डिंग माइनर पार्टनर बन सकता है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्शन हो गया, ये बेटा एक्सेप्शन की क्या हो गया, एक्सेप्शन। तो माइनर पार्टनर बन सकता है बट ओनली बेनिफिट के लिए, लॉसेस के लिए पार्टनर नहीं बन सकता। एक अनसाउंड माइंड, अगर कोई अनसाउंड माइंड है तो बेटा वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। और अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड हो गया है बाय एनी लॉ, मतलब इसका मतलब बेटा ये होता है कि अगर कोई पर्सन, लॉ ने, कानून ने किसी पर्सन को डिस्क्वालिफाइड कर दिया, जैसे कानून ने किसी पर्सन को डिस्क्वालिफाइड कर दिया, बोल दिया कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसे आप पार्टनर नहीं बना सकते। या किसी पर्सन का मोरल टर्पिट्यूड खराब है तो आप उस पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते। या कोई पर्सन जेल जा चुका है तो बेटा वो पर्सन किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। तो अब बेटा आपको क्या समझ में आया? मेरे अकॉर्डिंग आपको 3 चीजें समझ में आ गई कि सर एक तो पर्सन के अंदर आपने ये बताया कि मिनिमम कितने पार्टनर होंगे और आपने ये बताया मैक्सिमम कितने होंगे। फिर बेटा मैंने उसके बाद ये बताया कि जो पार्टनरशिप करनी है हमें, उसके अंदर कौन सा पर्सन चाहिए, नेचुरल पर्सन होगा या आर्टिफिशियल होगा या दोनों हो सकते हैं। तो आंसर क्या है, दोनों हो सकते हैं, दोनों लोग मिलकर आपस में पार्टनरशिप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल भी कर सकते हैं, नेचुरल पर्सन भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। तीसरा मैंने बताया कि अगर किसी भी पर्सन को पार्टनर बनना है तो वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और अगर वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर नहीं बन सकता। तो ये आप देखोगे ध्यान से, ये लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते। तो कौन कौन से लोग हैं जो पार्टनर नहीं बन सकते? माइनर, अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। बस इसके अंदर बेटा ध्यान ये रखना है कि जो माइनर है उसकी एक एक्सेप्शन है कि सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग माइनर कैन बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म बट ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ प्रॉफिट्स एंड नॉट बियरिंग द लॉसेस, उसे लॉस बियर नहीं करने। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया था पार्टनरशिप इज अ रिलेशन
बिटवीन पर्सन्स। तो अब आपको पर्सन्स का मतलब पता लग गया, यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। और कितने मैक्सिमम हो सकते हैं सर? मैक्सिमम 50 हो सकते हैं एज पर कंपनीज एक्ट। बेटा वो 100 की कहानी है, वो आपको पता है। Who have agreed to share the profit, दोनों ने मिलके एग्री किया है कि हम क्या शेयर करेंगे? प्रॉफिट। तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉस, अगर लॉस होगा तो वो भी उनको क्या करना होगा? शेयर करना होगा। ऑफ अ बिजनेस, किसका शेयर करेंगे? वो एक बिजनेस का। अब मुझे बेटा यहाँ पे ये बताओ बिजनेस का मतलब क्या है, कि क्या बिजनेस लीगल होना चाहिए या इलीगल बिजनेस भी चलेगा? मतलब सर लीगल बिजनेस क्या होता है, इलीगल क्या होता है? बताओ बेटा, आप बताओ। यहाँ पे बिजनेस बोला है तो बिजनेस का मतलब क्या, लीगल बिजनेस या इलीगल बिजनेस? लीगल तो आप समझते हैं कि कोई भी आदमी अपना बिजनेस कर रहा है, लीगल तरीके से कर रहा है, कानून के दायरे में रह के वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, कोई भी इलीगल काम नहीं कर रहा। सारे जितनी भी उसने इनवॉइस काटी है सब में क्या है? टैक्स नंबर है बेटा। अब आपको पता है जीएसटी आ गया है तो उसने जीएसटी वाला नंबर अपना वहां पे लिखा हुआ है। जैसे बेटा पहले टिन नंबर होता था तो हम लोग चेक करते थे कि जिस भी डीलर से हमने माल खरीदा, जैसे हमने एसी खरीदा तो हम चेक करते थे कि उसमें टिन नंबर लिखा है या नहीं। पर बेटा आप टिन नंबर चेक नहीं करोगे, आप जीएसटीएन नंबर चेक करोगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। बेटा एक नंबर आया है वो आप चेक करोगे। बात समझ में आ रही है? बेटा मेरी भी जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट है, आप देख रहे होंगे क्योंकि मैंने जीएसटी बताया है यहाँ पे। हमने और लोगों की तरह ऐसा नहीं किया कि बच्चों को पुरानी वीडियो दे दी, 2 साल पुरानी, 1 साल पुरानी। मैं बिल्कुल फ्रेश वीडियो आपके पास डिलीवर कर रहा हूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं इस चीज के लिए। तो यहाँ पे बेटा बिजनेस लीगल भी हो सकता है, क्या बिजनेस इलीगल हो सकता है? बेटा इलीगल बिजनेस नहीं हो सकता। कानून कहता है इलीगल बिजनेस करने के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मान लो सुपारी.com, 2 लोगों ने मिलकर किसी की सुपारी ले ली, इसका क्या कर देंगे? मर्डर कर देंगे। तो बेटा इलीगल बिजनेस के लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है? कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब क्या है, कि बेटा आप और मैं मिलके क्या कर रहे हैं? पार्टनरशिप कर रहे हैं। सारा पैसा मैंने लगा रखा है, सारा पैसा पार्टनरशिप फर्म के अंदर किसने लगा रखा है? मैंने लगा रखा है सारा का सारा पैसा। और आप क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। आप क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। मैं बहुत मेहनत करता हूं और आप सोते रहते हैं, तो इसका मतलब होता है बेटा एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, कि अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर 2 पार्टनर है तो एक पार्टनर क्या कर रहा है? एक्टिंग कर रहा है, मतलब कि वो वर्किंग पार्टनर है। वो क्या कर रहा है? वर्किंग कर रहा है, मतलब एक्टिवली काम कर रहा है, वो एक्टिव है पार्टनरशिप के अंदर। और एक दूसरा पार्टनर क्या है बेटा? नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब कि वो बिजनेस अफेयर्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। बात समझ में आ रही है? कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब क्या? दोनों मिलके मेहनत कर रहे हैं, दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो बेटा पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन 2 पर्सन्स, बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब आपको समझ में भी आ गया कि सर पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन। वो पर्सन कौन होगा? नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। मिनिमम कितने होंगे? 2 होंगे। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? एज पर कंपनीज एक्ट आपको पता है। क्या एग्री करेंगे कि सर हम शेयर करेंगे प्रॉफिट। लॉस भी हो सकता है। सर बिजनेस कैसा होगा? लीगल बिजनेस होगा। सर दोनों पार्टनर्स एफर्ट्स लगा रहे हैं बिजनेस के अंदर, दोनों वर्किंग पार्टनर है। सर ऐसा भी हो सकता है एक वर्किंग पार्टनर है और एक नॉन वर्किंग पार्टनर है। बेटा यहाँ पे एक टर्म छूट गई, आप बता सकते हो? अभी मैंने कौन सी टर्म नहीं बताई? बेटा एग्री। एग्री कैसे करेंगे? हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। तो बेटा एग्रीमेंट बनेगा पार्टनर्स के बीच में। क्या बनेगा? आपस में एग्रीमेंट बनेगा, जिस एग्रीमेंट को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। अगर हमने ओरल कोई पार्टनरशिप की है तो हमने ये कह दिया कि 2 लोग मिलके क्या हो गए? एग्री हो गए कि जो भी हमारे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा हम लोग उसको इस तरीके से शेयर करेंगे। मान लो 100 रुपए, एक ने कहा मैं 60% लूंगा, दूसरे ने कहा मैं 40% लूंगा। तो बेटा अगर 100 रुपए अर्न करते हैं तो ए को 60 रुपए मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे? 40 रुपए मिलेंगे। बट ये पार्टनरशिप कैसी है? ओरल पार्टनरशिप है। बात समझ में आ रही है? अगर रिटर्न पार्टनरशिप होती है तो उस केस के अंदर हमें एक बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है बेटा? अगर हम रिटर्न पार्टनरशिप करते हैं तो सर उस केस के अंदर हमें ये बेनिफिट मिलता है कि अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है, अगर कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट अराइज होता है तो बेटा हम कोर्ट में जा सकते हैं और जुडिशरी हमारी हेल्प करेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? जो जुडिशरी है वो हमारी क्या करेंगे? हेल्प करेंगे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। वरना तो बेटा ओरल पार्टनरशिप होगी
तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जब भी पार्टनरशिप करो रिटर्न करो। तो ये एग्री का मतलब क्या है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी। मेरे अकॉर्डिंग आप रिटर्न एग्रीमेंट करें जब भी आप पार्टनरशिप करें। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक। बेटा कानून कैसे बनता है? जो भी कानून बनता है वो पार्लियामेंट से पास होता है। पहले उसका एक बिल लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है और फिर हमारे प्रेसिडेंट साहब उसमें क्या करते हैं बेटा, साइन करते हैं। और आपको पता होगा बेटा कि अभी हमारे प्रेसिडेंट चेंज हो गए, पहले प्रणब मुखर्जी थे और अब कौन बन गए हमारे प्रेसिडेंट बेटा? हाँ जी, रामनाथ जी हमारे प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, ये भी बेटा मैंने आपको बता दिया। ये हमारे फीचर्स हैं बेटा पार्टनरशिप के, कि पार्टनरशिप करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। और जो ये 1956 का लिखा है बेटा, ये सारा चेंज हो गया है। अब यहाँ पे जो ये 1956 वाला लिखा है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? कंपनीज एक्ट 2013 वाला। ठीक है जी। एग्रीमेंट मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारी पार्टनरशिप फर्म के अंदर रिटर्न एग्रीमेंट होगा उसे क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। बट पार्टनरशिप ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। कैरिंग ऑन अ बिजनेस मैंने आपको बता दिया कि लीगल बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तो ये फीचर्स आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकते हैं। लॉलीपॉप क्वेश्चन होगा फ्री के नंबर। पार्टनरशिप डीड, तो पार्टनरशिप डीड मैंने आपको बताई बेटा कि पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड बाय एन ओरल और रिटन एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप आप ओरल भी कर सकते हैं और रिटन भी कर सकते हैं। बट अगर आप रिटन करते हैं तो उस केस के अंदर अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस केस के अंदर वो आपकी पार्टनरशिप डीड क्या करेगी बेटा? हेल्प करेगी। नेक्स्ट टॉपिक। अब बेटा ये प्रोविजंस हैं, these provisions which affect the partnership deed, मतलब कि अगर आपने अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो बेटा ये मुद्दे हैं, ये चीजें हैं, ये मैटर्स हैं जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो सकते हैं। जैसे देखो बेटा, डिस्प्यूट क्या अराइज हो सकता है? आपने ओरल पार्टनरशिप कर ली, अब प्रॉफिट हो गया तो आप कह रहे हो यार मुझे कितना मिलेगा, तुझे कितना मिलेगा। पता लग रहा है बेटा जो प्रॉफिट हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है और दूसरे को भी उसका क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि वो भी आपका क्या है? पार्टनर है। तो उस केस के अंदर अगर आपके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस केस के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो इक्वली शेयर किया जाएगा। सर अगर हमने ओरली एग्री कर लिया कि मुझे 60 मिलेगा और दूसरे को 40 मिलेगा तो फिर बेटा 60 और 40 के अकॉर्डिंग होगा। बट अगर मान लो उसमें डिस्प्यूट अराइज हो गया, फिर क्या करोगे? तो इसलिए मेरी एडवाइस क्या है कि आप पार्टनरशिप डीड बनाएं जब भी आप पार्टनरशिप करें। और इन प्रेजेंट सिनेरियो कि आप पार्टनरशिप फॉर्म में जब भी आप पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर मतलब कि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं किसी के साथ, तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग डीड ना बनाएं, क्योंकि एक नया लॉ आ गया है एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट का बेटा आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जो आपकी लायबिलिटी होगी वो लिमिटेड होगी। आपकी लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। बेटा यहाँ पे मैं बस आपके 12th क्लास के पर्पस के लिए नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पे जो मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए पर्सनली, वो मैं लेक्चर्स आपको नॉलेज के लिए नॉलेज देना चाहता हूं मैं आपको कि अगर आप अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में भी इन चीजों को यूज करेंगे, अकाउंटिंग को यूज करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए। तो बेटा अगर किसी को पार्टनरशिप करनी हो तो आज की डेट में कौन से लॉ के अकॉर्डिंग करे? एलएलपी लॉ के अकॉर्डिंग करे, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट इक्वली शेयर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेटा कैपिटल के ऊपर जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगा रखी है, आपको पता है कोई भी बिजनेस करने के लिए कैपिटल लगानी होती है बिजनेस के अंदर, जो पार्टनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनरशिप फर्म से तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर कोई पार्टनर लोन देता है, अगर कोई पार्टनर क्या करता है बेटा? लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उस केस के अंदर उस पार्टनर को 6% क्या मिलेगा? 6% बेटा क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम। बात समझ में आ रही है? इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखना कि अगर पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, और अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो गया तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। तो चाहे कुछ हो जाए, अगर पार्टनर ने लोन दिया तो पार्टनर को उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, फिर चाहे प्रॉफिट हो फिर चाहे लॉस हो। कसम खा लो बेटा, लॉस के अंदर भी आपको क्या देना है? इंटरेस्ट देना है। बेटा ये क्यों बोल रहा हूं? बच्चे भूल जाते हैं।
कि सर लॉस हो गया, अब हम इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे, क्योंकि बेटा जो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये चार्ज अगेंस्ट क्या है? प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है बेटा कि ये हमारे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। वैसे पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट, सैलरी और कमीशन भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगी। बात समझ में आ गई? तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे इसका। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।